माया की बात सुनकर राजेश चुपचाप कमरे में चला जाता है और माया काफी देर तक वहां किसी गहरी सोच में खड़ी रही। सच तो यह था कि कल रात की घटना ने काफी डिस्टर्ब कर दिया था माया को। माया ने आधी रात के वक्त अपनी आंखों से राजेश और टीना को रूम के बाहर देखा था, मगर वो दोनों इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि वो रात के वक्त अपने कमरे से बाहर निकले थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राहुल और टीना कॉलेज जाने लगते हैं और राजेश ने अब अपना ऑफिस संभाल लिया था। जिंदगी अपनी पटरी पर आ चुकी थी। माया अब उस घटना को लगभग भूल ही चुकी थी, मगर जब भी वो चर्च जाती तो फादर उसे देखकर इग्नोर कर देते। माया ने कई बार फादर से पूछने की कोशिश की, मगर फादर ने हमेशा माया की बात को टाल दिया और वो हर बार जल्दी से माया के पास से चले जाते। बस यही बात माया को परेशान करती थी। माया को पढ़ने का बहुत शौक था। उसने अपना एक रूम सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए ही बना रखा था। वो उसकी एक लाइब्रेरी थी। एक रात माया अपनी लाइब्रेरी रूम में कासिम अंसारी का लिखा हुआ उपन्यास वास्को टाउन बहुत ध्यान से पढ़ रही थी। किताब पढ़ते हुए माया अपने आप से बोली, क्या गजब का राइटर है। हॉरर और सस्पेंस तो कोई इससे लिखना सीखे। थैंक गॉड मेरी नजर अमेज़न पर और फ्लिपकार्ट पर इस बुक पर चली गई, वरना इसका बेस्ट नॉवल मेरे हाथ से निकल जाता। माया ने इतना बोला ही था कि तभी अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका बारिश की कुछ बूंदों के साथ उसके गाल से टकराया। माया ने देखा कि रूम की खिड़की खुली हुई थी। माया किताब रखकर खिड़की के पास चली गई। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। माया कुछ देर तक बाहर के खराब मौसम को देखती रही। अचानक ही कमरे का तापमान ठंडा होने लगा। कमरे का तापमान ठंडा होने की वजह से माया के बदन में सर्दी से कपकपी दौड़ गई। माया ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और बेहद फुर्ती से रूम में बने हुए आतिशदान की लकड़ियों को जला दिया। कुछ ही देर में कमरे का तापमान फिर से नॉर्मल हो गया। माया बुक पढ़ने के लिए चेयर पर बैठने ही वाली थी कि तभी कोई भारी वस्तु तेज हवा की रफ्तार से शीशे की खिड़की से टकराती है। टक्कर इतनी तेज थी कि खिड़की का शीशा हल्का सा चढ़क गया था। पूरी तरह से चौंक कर खिड़की की ओर देखने लगी। तभी अचानक लाइट चली जाती है। खिड़की के शीशे को देखकर माया बुरी तरह से डर गई थी। उसने देखा एक बहुत बड़े आकार की चील खिड़की से चिपकी हुई थी। माया समझ गई कि चील के टकराने से ही खिड़की का शीशा चटका है। माया उस चील को बहुत गौर से देखने लगी कि तभी अचानक शीशे में चिपकी हुई चील फिर से पंख फड़फड़ाने लगी और अपनी चोंच बुरी तरह से खिड़की के शीशे पर मारने लगी। ऐसा लगता था कि मानो खिड़की का शीशा तोड़कर वो चील अंदर आना चाहती हो। माया ने देखा उसकी चोंच से खून बह रहा था। माया ने अपनी जिंदगी में चीलें तो बहुत देखी थी, मगर इतने बड़े आकार की और लाल रंग की आंखों वाली चील उसने कभी नहीं देखी थी। माया फुर्ती से डर की वजह से 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी अचानक उस चील ने माया को बेहद गुस्से भरी नजर से देखा और बेहद तेजी से अजीब सी आवाज निकालती हुई वहां से उड़ गई। उसके जाने के बाद माया बुरी तरह से डर गई थी। तभी माया के कानों में अचानक किसी औरत की हंसने की आवाज टकराई। उस आवाज को सुनकर माया चौंक कर कमरे के चारों तरफ देखने लगी, मगर उसने देखा उसके अलावा वहां उस लाइब्रेरी में कोई और मौजूद नहीं था। माया बुरी तरह से डर चुकी थी। अचानक डर से उसके रोंगटे खड़े होने लगे। वो तेज तेज कदमों से लाइब्रेरी रूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी उसके कानों में किसी औरत का भारी स्वर टकराया। तुम कब तक ऐसे डरती रहोगी? माया के कदम डर की वजह से वहीं जम गए। आवाज उसके पीछे से आई थी। उसने डरते हुए पीछे की ओर देखा तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दहशत की वजह से फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक औरत चेहरा नीचा करके उसकी कुर्सी पर बैठी हुई थी, जिस कुर्सी पर कुछ देर पहले माया वास्को टाउन नॉवल पढ़ रही थी। माया फटी फटी आंखों से उस औरत को देखते हुए कपकपाती हुई आवाज में कहती है, कौन हो तुम? माया ने इतना कहा ही था कि तभी उस औरत ने अपना झुका हुआ चेहरा ऊपर कर लिया।
उस औरत को देखकर माया के खून में डर की एक लहर दौड़ गई। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी ही हम शक्ल बैठी हुई थी, जो माया को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मगर उसकी मुस्कुराहट में एक डरावनापन और एक वहशीपन था। इस खौफनाक मंजर को देखकर माया के हलक से एक जोरदार चीख निकल जाती है, मगर माया की चीख उसके गले में ही दब के रह गई, क्योंकि माया चीखना तो चाहती थी मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। माया ने वहां से बहुत ही फुर्ती से बाहर निकलना चाहा, मगर अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके हाथ पैर जम से गए हों। माया खुद को बेहद बेबस महसूस करने लगी। सच तो यह था कि माया का पूरा शरीर काम ही नहीं कर रहा था, सिवाय उसकी आंखों को छोड़कर, जो कि दहशत से फटी हुई थी। कुछ ही पलों में माया की हमशक्ल माया के नजदीक आकर खड़ी हो जाती है। माया ने देखा कि वो हूबहू उसकी कार्बन कॉपी थी। उसने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानियत चमक रही थी। उसकी हमशक्ल ने रहस्यमय अंदाज में माया की ओर देखा और बेहद भारी आवाज में माया से कहा, क्या तुमने कभी शैतान को देखा है माया? माया ने कपकपाती हुई आवाज में उसकी ओर देखकर कहा, नहीं। तो फिर तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा भी नहीं होगा। तुम्हें रिचर्ड विला नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब आ ही गई हो तो तुम्हारा रिचर्ड विला में स्वागत है। इतना कहते ही उस हमशक्ल का चेहरा देखते ही देखते बेहद भयानक हो गया। उसके चेहरे की खाल ऐसी हो गई जैसे कि उसे मरे हुए वर्षों बीत चुके हों। उसकी आंखें बिल्कुल नीली हो गई। उसका जिस्म देखते ही देखते हड्डियों के ढांचे में परिवर्तित हो गया। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। माया को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कि वहां पर कोई भूचाल सा आ गया। तभी अचानक माया का सर घूमने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अपना शरीर बेजान सा होता हुआ महसूस किया। कुछ ही पलों में माया बेहोश होकर गिर पड़ी। मगर अचानक माया के कानों में उसके बेटे की आवाज बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। कुछ ही पलों में राहुल की दूर से आती हुई आवाज माया को बिल्कुल साफ साफ सुनाई देने लगी, जैसे राहुल ठीक उसके बगल में खड़ा हुआ उससे बोल रहा हो। मॉम, खूबसूरत पहाड़ी और हरियाली के बीच बना है विला किसी महल से कम नहीं लग रहा मुझे तो। अचानक माया ने खुद को रिचर्ड विला के ठीक बाहर खड़ा हुआ पाया। माया हैरत से इधर उधर देखने लगी। उसने देखा उसका पति राजेश उसे गौर से देख रहा था और उसकी बेटी रिचर्ड विला को निहारे जा रही थी। तभी उसके कानों में फिर से राहुल की आवाज टकराई। हेलो मॉम, कहाँ खो गई आप? देखिए ना, हरियाली और पहाड़ों के बीच बना हुआ ये विला कितना खूबसूरत लग रहा है ना? माया हैरत से उन सभी को देखने लगी। माया ने खुद को उस वक्त और उन पलों में पाया जिस वक्त वो अपने पति और बच्चों के साथ पहली बार रिचर्ड विला के बाहर आई थी। माया फटी फटी आंखों से बेयकीनी के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ हो क्या रहा है। वो खुद से बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बीते हुए कल में कैसे वापस आ सकती हूँ? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? कौन थी वो औरत जो हूबहू मेरी शक्ल की थी? तभी उसके कानों में उसके पति की आवाज टकराई। हेलो माया, क्या हुआ? कितनी देर से पूछ रहा हूं तुम्हें विला कैसा लगा? मैंने विला सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है क्योंकि तुम्हें शुरू से ही पहाड़ों से प्यार था, राइट? और तुम हो कि पता नहीं कौन सी गहरी सोच में गुमसुम खड़ी हुई हो। राजेश की बात सुनकर राहुल ने नाराजगी भरे अंदाज में अपनी मां की ओर देखकर कहा, पापा सही कह रहे हैं मॉम, कब से आप आंखें फाड़ फाड़ कर पता नहीं क्या सोचे जा रही हैं। अब सब लोग यहां बातें करते रहेंगे कि रिचर्ड विला के अंदर भी चलेंगे। कम ऑन गाइस। माया जो कि इस मंजर को अभी भी बेयकीनी से देख रही थी, अचानक उसने चिल्लाकर कहा, नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। तुम में से कोई अंदर नहीं जाएगा। इस विला में कुछ गड़बड़ है। माया की बात सुनकर राजेश माया की ओर देखकर बोला, हेलो माया, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता कि इस विला में गड़बड़ है? हेलो,
क्योंकि हम सब इस विला में रह चुके हैं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं राजेश, वो मैं रिलैक्स माया, रिलैक्स। क्या तुमने अपनी दवाइयां ली हैं? देखो मुझे लग रहा है ना तुमने अपनी दवाइयां लेना छोड़ दिया। कितनी बार कहा है कि तुम्हें उन दवाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए माया। अगर तुम ये दवाइयां टाइम पर नहीं लोगी ना तो तुम्हें ऐसे ही दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे। कितनी बार कहा है दवाइयां ले लिया करो माया, प्लीज। ये क्या बकवास कर रहे हो राजेश तुम? और मुझे क्या बीमारी है? ये कौन सी दवाइयों की बात कर रहे हो तुम? माया की बात सुनकर राजेश, टीना और राहुल माया को एक साथ घूरने लगे। तीनों को एक ही साथ अजीब अंदाज में घूरने से माया अंदर तक कांप रही थी। तभी देखते देखते तीनों की आंखें बिल्कुल नीली हो गई। अचानक चारों तरफ अंधेरा सा छा गया।